Hey guys, I'm back. This is Vivek and you're watching my channel. तो भाई चालू करते हैं, फिर वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है भाई, हाँ जी, पूरी सीरीज बन रही है किसके लिए? बीकॉम प्रोग्राम के लिए, चाहे आप बीकॉम और उसके लिए आपके लिए वीडियो एप्लीकेबल है, लेकिन आप सेमेस्टर 3 में पढ़ रहे हो या फिर सेमेस्टर 5 के लिए। ठीक है भाई, हाँ जी, ये जो HRM की वीडियो है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 वालों के लिए बीकॉम प्रोग्राम हो चाहे आपका बीकॉम ऑनर्स हो, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, हाँ जी, तो आज बना रहा हूँ मैं चैप्टर नंबर 16 और नाम है जिसका क्या बोलते हैं, एमर्जिंग होराइजन इन HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है भाई, हाँ जी, तो भाई बाहर से कोई नॉइज आ रही है तो फिर उसको क्या बोलते हैं, इग्नोर करना। ठीक है भाई, क्या करें, कुछ कर नहीं सकते, उनका गाड़ी पास में चलती है और आजकल के इंडिया के वालों को याद आता है भाई पी करना। शुक्र है भाई, हाँ जी, तो एमर्जिंग होराइजन HRM की बात करते हैं चालू। और चैप्टर चालू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई, बहुत जरूरी, आपके लिए नहीं मेरे लिए जरूरी है। ठीक है भाई वैसे आपके लिए भी जरूरी है। ठीक है, अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा आप व्हाट्सएप पे बात कर लेना, तो वहां पे पेमेंट हो जाएगी और वहीं पे आप परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आसान है ना। हाँ जी, तो ये नंबर दे रखा आपको 8059639586, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप परचेज करते हो जो भी आपके नोट होंगे, मिनिमम अमाउंट पे करके आप आराम से नोट्स परचेज कर लोगे। ठीक है भाई, हाँ जी, पूरी जो बुक है आपकी, पूरी उसके क्या बोलते हैं नोट्स बना रखे हैं, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, या फिर मतलब जो इंपोर्टेंट टॉपिक है ना खाली वही डाल रखे हैं, जो मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं मेरे को अपने हिसाब से। ठीक है, बस वही टॉपिक डाले हुए हैं। मुश्किल से 250-300 पेज नहीं पढ़ने पड़ेंगे आपको, मुश्किल से आपको मिलेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 पेज, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है भाई, हाँ जी, तो बहुत ही ज्यादा छोटा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बना रखे हैं। टेंशन मतलब मेरी राइटिंग बहुत गंदी है तो मैं अपनी राइटिंग में नहीं बनाता नोट्स। ठीक है भाई, कंप्यूटर टाइपिंग नोट्स है, आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज में मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेंगे, हिंदी में नहीं मिल सकते भाई। ठीक है, हाँ जी, तो चालू करते हैं फिलहाल। ठीक है, तो चालू करते हैं एमर्जिंग होराइजन इन HRM में हमको पढ़ना है कि जो बिजनेस होता है वो किस तरीके से काम करता है, या फिर सॉरी, बिजनेस जो होता है वो कितने तरीके का होता है, फिर क्या कर सकते हैं हम नए तरीके का बिजनेस चालू करने के लिए। ठीक है, तो नए तरीके का बिजनेस कैसे चालू किया जा सकता है, सुनिए ध्यान से। हाँ भाई, तो बात आती है भाई ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस। हाँ जी, तो ऑर्गेनाइजेशन दो तरह के होता है, पहला होता है फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होता है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। आसान है, हाँ जी, फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यार ये डिस्ट्रैक्ट करते हैं भाई वाले पी। हाँ जी, फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहां पे क्या होता है, फिजिकली में एक्चुअली में जाके काम हो रहा होता है, प्रोडक्शन हो रहा होता है, यानी कि माल वाल बन रहा होता है। ठीक है, जैसे फैक्ट्रियां होती है, जैसे इंडस्ट्री होती है, कोई भी साबुन बनाने की कंपनी होगी, कोई भी क्या बोलते हैं कपड़े बनाने की कंपनी होगी, तो किसी भी तरह की कंपनी होगी ना भाई, तो उसको बोलते हैं फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं उसे? फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो दिखाई नहीं देती लेकिन होती है, यानी कि ऑनलाइन में अगर कोई सामान बेच रहा है, जैसे फ्लिपकार्ट, ये पूरी क्या है भाई, ये है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इससे थोड़ा सा डिलीवरी वाले काम जो हो गया, ये हो गया फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आसान भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सारा काम क्या चल रहा होता है भाई, ऑनलाइन ही चल रहा होता है, जैसे हमारा। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ा रहे हैं भाई, पढ़ाने का काम क्या है, ऑनलाइन चल रहा है। हाँ जी, इसके अलावा जो नोट्स बेचने का काम है वो भी ऑनलाइन है, PDF की फॉर्म में होता है। इसके बाद जो वेबसाइट बन रही है हमारी, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आपको क्या देंगे आपके लिए, कोई इंपोर्टेंट नहीं है वेबसाइट। ठीक है, हाँ जी, तो जो हमारी वेबसाइट है वो भी आपकी ऑनलाइन है। ठीक है भाई, हाँ जी, और बाकी सब चीजें मतलब टेलीग्राम के ग्रुप ये सब जो चैटें बैठी होती है वो सब किसमें होती है, ऑनलाइन ही होती है। हमारा फिजिकल का कोई काम नहीं है कि हम आपको फिजिकल घर पे देने आ रहे हैं या कोई सामान लेने आ रहे हैं आपसे। ठीक है भाई, तो ऐसा फिजिकल का कोई हमारा कोई काम नहीं है। तो दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, पहली होती है फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी क्या होती है, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। अब दोनों में डिफरेंस पढ़ते हैं, पहले क्या डिफरेंस होता है। पहला चीज आती है भाई फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी कि फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी कि दुकान होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए, एक बड़ा सा शोरूम होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, चेयर वेयर होनी चाहिए बैठने के लिए, ये सब चीजें होना चाहिए। तो भाई वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सब कुछ नहीं होता, आप घर में बैठे बैठे भी, कंप्यूटर बैठे बैठे काम कर सकते हो, आराम से वेबसाइट अपनी बना सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो डाल सकते हो। ठीक है, हाँ जी, तो इसके लिए कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं होती, जबकि जो फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें सबसे ज्यादा जरूरत फिजिकल मतलब एग्जिस्टेंस की ही होती है। यहाँ पे बिल्डिंग चाहिए आपको, घर चाहिए, ऑफिस चाहिए, उसके बाद गाड़ियां चाहिए, उसके बाद मशीनरी चाहिए, उसके बाद प्रोडक्शन करने रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए बहुत सारे। ठीक है, हाँ जी, तो फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, आपको फिजिकल एक्सिस्टेंस चाहिए चीजों की, और यहाँ पे फिजिकल एक्सिस्टेंस की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए कहते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, और जो क्या बोलते हैं फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है ये एग्जिस्ट करती है। शुक्र है भाई, हाँ जी, अगला आता है कम्युनिकेशन टू फेस। अब यहाँ पे क्या होता है भाई, जो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होता। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी अगर यहाँ पे आप बैठे होते इन बच्चों के साथ तो आपको पता चलता ना भाई आराम से कि भाई मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, या फिर आपको कोई डाउट आ रहे होते तो फिर आप पूछ रहे होते आराम से, है ना भाई। लेकिन यहाँ पे फेस टू फेस आप नहीं हो, तो इस वजह से दिक्कत क्या होती है, जब आपको डाउट होता है तो फिर आप जल्दी से पूछ नहीं पाते, आप नीचे कमेंट करते हो जल्द से ज्यादा, और फिर उसके बाद मेरे को रिप्लाई करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है ना भाई। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो पाता यहाँ पे, किसमें, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में।
ठीक है। फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन में आराम से हो सकता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। आसान भाई, हाँ जी। यानी फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन में आप जाके सामान लेके आते हो ना, तो दुकानदार को देखते हो कौन सामान दे रहा है, कौन किस तरीके से बात कर रहा है, कौन किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, समझ में आया भाई? हाँ जी। उसके अंदर नहीं हो पाता ना। अब यहाँ पे जो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होती है, मान लो मैं यहाँ पे तो मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एट द एंड पता है क्या होता है, आप यहाँ पे देखते हो कुछ और जब वहां पे क्या होता है फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई बार आप जाते हो और देखते हो भाई ये तो भाई साहब उसका अलग ही रूप दिखता है। यानी जब फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा रहे हैं तब अलग होते हैं, और जो क्या बोलते हैं वीडियो पढ़ा रहे हैं या फिर वीडियो में बोल रहे हैं वो अलग चीजें होती है। ठीक है भाई, तो अलग अलग चीजें पता चलती है कि किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से काम नहीं करते। फिलहाल मेरा तो अलग ही है, मैं वैसे ही जैसे यहाँ पे बैच में हूँ वैसे यहाँ पे वीडियो में हूँ। ठीक है ना भाई? हाँ जी, शुरू करते हैं फिलहाल। आगे चले, बात आती है भाई जो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, इसको फॉर्म करना, इसको संभाल के रखना, इसको पकड़ के रखना, इसको बना के रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है थोड़ा सा आसान होता है। क्यों? क्योंकि फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन में आप हर चीज देख सकते हो, कितना माल आया, कितना माल जा रहा है, किस चीज को कंट्रोल करना है, किससे बात करनी है, ठीक है, या फिर कौन उसका जिम्मेदार है, वो सब आप कांटेक्ट कर सकते हो आराम से। लेकिन जो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर आप देख सकते हो कि वेबसाइट में क्या दिक्कत आ रही है, या फिर इसमें क्या दिक्कत आ रही है, इसमें क्या बग आ रहा है, किसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो गई, ये सारी प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जाए, या फिर जितने भी ऑर्डर आ रहे हैं उसको कैसे फुलफिल किया जाए। तो इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल चीजें होती है ना भाई, हम क्या बोलते हैं वैसे नहीं कर पाते ना, क्या बोलते हैं फिजिकल की तरह कि आप हमारी बात समझ पाओगे कि क्या दिक्कत आ रही है, या फिर हम कस्टमर को समझा पाएंगे ठीक से। तो इस मारे ये होता है, जैसे बच्चे बोलते हैं नोट्स के लिए, जैसे ही वो पेमेंट कर देते हैं बोलते हैं भैया नोट्स दो। भाई हम भी इंसान है, तो 5-10 मिनट लेट लग जाता है, क्योंकि कहीं पे फाइल्स में स्टोर कर रखी होती है हमने, जो उन्हें बुक चाहिए उसकी पीडीएफ उठा के उसको देने में थोड़ा 5-10 मिनट का टाइम लगता है। तो इस वजह से बच्चे पैनिक में आ जाते हैं, भैया मेरे 100 रुपए खा के बैठ के मेरे ये चीज हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, आराम से चलते, भरोसा रखिए हम पे। ठीक है, हाँ जी। बस थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि समझाना बच्चों को कि हर बात चलते कैसे समझाई जाए, कैसे टॉपिक बनाया जाए। ठीक है, बस कोशिश करते हैं कमेंट में आ जाएंगे, जितने भी कमेंट आएंगे वो सॉर्ट आउट कर देंगे, और जितने भी आपके डाउट्स आते हैं अगर मान लो उससे नहीं हो सकते तो हम वीडियो बना के डाल देंगे उसके बारे में। ठीक है भाई, बस यही हो सकता है और क्या करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है संभालना, लेकिन यहाँ पे क्या होता है थोड़ा सिंपल होता है संभालना। अगला चीज फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती भाई, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। जैसे मान लो मेरे को कोई दिक्कत आ रही है यहाँ पे ऑफिस में, तो मैं क्या करता हूँ भाई, मेरा ऑफिस तो वही है, बस एक बोर्ड है, एक कैमरा है, आसान है ना, मैं इसको कहीं पे भी शिफ्ट कर दूंगा, मेरा ऑफिस आराम से शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन जो फिजिकल एक्सिस्टेंस वाली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, उनको मतलब उनको चेंज करना, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाना। जैसे मान लो कोई दिक्कत हो गई इस बिल्डिंग में, या फिर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ गई कि आप इस एरिया में अपना प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो उन्हें पूरी बिल्डिंग बेचनी है, उन्हें पूरा मकान बेचना, पूरा वो सारे के सारे फ्लोर बेचने हैं, फिर जाके कहीं जगह पे नया खरीदना है, दोबारा सेटअप करना है, तो थोड़ी मुश्किल पड़ जाती है। यानी कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, यहाँ पे आप जल्दी से चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आराम से आप चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। आसान भाई, हाँ जी। तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। आसान भाई, हाँ जी, हो जाती है बट टाइम से मेरे से थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि मेरी ज्यादा जल्दी बोलने की आदत है ना थोड़ी सी, तो इस वजह से सॉरी भाई उसके लिए। ठीक है, सबकी अपनी अलग अलग नया स्टाइल होता है ना भाई, सबका अलग अलग यूनिक स्टाइल होता है। क्या करें, कंट्रोल करता हूँ, थोड़ा धीरे धीरे बोलूँ आराम से, मगर बाद में अपनी उस पर आ जाते हैं। शुरू करते हैं भाई, बात आती है टाइप्स ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स क्या होते हैं, किस तरह की वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की होंगी, तो देखिए ध्यान से। अगर आपको क्या बोलते हैं ऑनलाइन ही मान लो कोई बिजनेस खोलना है, ऑनलाइन ही कोई बिजनेस चलाना है, तो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, 3 तरह की। पहला टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि आपकी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है जिसपे आप अपने क्लाइंट्स को फोनों पे डील करते हो, फोनों पे बात करते हो। जैसे आपने सुना होगा कॉल सेंटर वाली जितनी भी जॉब्स होती है, क्या ये फिजिकली एग्जिस्ट करती है, नहीं करती, लेकिन फिर भी आप जिससे बात करते हो, जिससे सामान लेते हो, वो सब क्या होते हैं, कॉल सेंटर वाले होते हैं, कि वो फोन पे ही आपकी बात सुनते हैं, आपसे प्लेस ऑर्डर करते हैं और वहीं से आपका क्या होता है ऑर्डर ट्रांसफर कर देते हैं। आसान है, हाँ जी। आगे चलते हैं, आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज। आप अपने एम्प्लॉइज मतलब जो आपके काम है वो आप आउटसोर्सिंग करवा सकते हो, बाहर से करवा सकते हो। ठीक है भाई, हाँ जी। आउटसोर्सिंग मतलब होता है अपना काम खुद ना करके किसी और से करवाना। जैसे आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, जैसे मान लो कोई कंपनी है जिसका नाम है बर्गर किंग। क्या नाम है, बर्गर किंग, कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ जी। ये विदेशी कंपनी मान लेते हैं और ये इंडिया में आई है अपने बर्गर्स बेचने के लिए। ठीक है, हाँ जी। लेकिन बर्गर्स बेचने के टाइम पे इन्होंने देखा हम होम डिलीवरी करते तो है, लेकिन ना उसमें खर्चा बहुत आता है। दिल्ली से लेके कश्मीरी गेट तक जाने में, या फिर दिल्ली से लेके क्या बोलते हैं कन्याकुमारी तक जाने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है। ठीक है, केरला वेरला जाने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है, इतने बर्गर बना नहीं पाएंगे और हम बेच नहीं पाएंगे। और ठीक है भाई, हाँ जी। और गाड़ी वाड़ी का, लेबर्स का, पेट्रोल का, इन सब का पहुंचाने में भी, डिलीवरी करने में बहुत खर्चा आता है। तो इस वजह से इन्होंने कंपनी को कर लिया जिसका नाम है फ्लिपकार्ट। क्या नाम है, फ्लिपकार्ट, कोई दिक्कत नहीं। या फिर जिसका नाम है अमेज़न,
मतलब वही अमेजोन, तो फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन जैसी कंपनी को पकड़ लिया। अब वो लोग क्या करते हैं, उनका काम था, वो स्पेशलिस्ट थे किसमें, बर्गर बनाने में, लेकिन अब वो क्या बोलते हैं, डिलीवरी करने में स्पेशलिस्ट थोड़ी ना, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती थी उन्हें। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, अपना काम दे दिया किसको, फ्लिपकार्ट को और अमेजोन को, कि इनके बर्गर जो होंगे अब ये लोग क्या करेंगे, डिलीवर करके आएंगे। वो वैसे तो करते नहीं है लोग, ठीक है, वो दूसरे तरह के ऑर्डर लेते हैं, बर्गर नहीं लेते, ठीक है, मगर फिर भी एग्जांपल के तौर पे मानिए कि फ्लिपकार्ट और जो अमेजोन है ना, ये डिलीवर करेंगे कश्मीरी, क्या बोलते हैं, कश्मीरी गेट हो गया या फिर कन्याकुमारी हो गया या फिर केरला वेरला हो गया, ऐसी जगह पे ये डिलीवरी करके आएंगे। आसान है, यानी कि इन्होंने जो अपना जो इंपॉर्टेंट काम नहीं था ना, वो उसको क्या कर दिया, आउटसोर्सिंग कर दिया, किसी और से करवा लिया जो उस काम को करने में क्या है, एक्सपर्ट है, क्योंकि वो काम को करने में एक्सपर्ट नहीं थे और उनका मेन काम था भी नहीं वो, तो वो इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते ना भाई उस पर, डिलीवरी पे या फिर गाड़ी वाड़ियों पे। तो इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, आउटसोर्सिंग कर दिया, यानी कि अपना काम किसी और को दे दिया, ताकि वो क्या करते अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से डिलीवरी भी कर पाए। आसान भाई, हाँ जी, तो इस तरीके को बोलते हैं आउटसोर्सिंग करना। कहां गया ये रहा, आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज। आगे चलते हैं, कंप्लीटली वर्चुअल। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पूरी तरीके से क्या होती हैं, वर्चुअल होती हैं। जैसे ये क्या है, ये तो आधी वर्चुअल है ना, क्योंकि आधा इन्हें बनाना पड़ रहा है माल, लेकिन आधा क्या कर रहे हैं, ये आउटसोर्सिंग करवा रहे हैं। सिंपल बात है भाई, तो ये थोड़ी बहुत वर्चुअल है, लेकिन थोड़ी बहुत क्या है, फिजिकल भी है। लेकिन एक होती है कंप्लीटली वर्चुअल, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है कि हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, आपको पीडीएफ के फॉर्म में भेज देते हैं आंसर, ये सब चीजें क्या होती है भाई, कंप्लीटली वर्चुअल। ज्यादातर जो यूट्यूब वाले होते हैं वो कंप्लीटली वर्चुअल पे चल रहे होते हैं। ऐसा भाई, तो ये तीन तरह की ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो आप, किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकते हो, इसी के वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, इन्हें वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ही बोलेंगे। आगे चले भाई, अगला आता है टेक्नोलॉजी ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जब आप बनाते हो ऑनलाइन, अगर आप कोई बिजनेस चालू करना चाहते हो तो उसके क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो आप, या फिर किस किस तरीके से आप बिजनेस बना सकते हो ऑनलाइन में। ठीक है, पहला ईमेल के थ्रू, कि भाई आप बोल दो ये मेरी ईमेल आईडी है, ठीक है, हाँ जी, अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर मान लो कोई दिक्कत है या फिर आप कुछ भेजना चाहते हो, क्वेश्चन पेपर, तो आप इसी ईमेल आईडी पे क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, और भाई हाँ जी, हमें भी थोड़ी सपोर्ट मिल जाती है। एक काम करते हैं, मांगूंगा तुमसे, मैं सोचा था तुमसे क्वेश्चन पेपर मांग लेता जो पास्ट ईयर के होते हैं, जब तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा, हाँ जी, तो क्वेश्चन पेपर दे दो, तब फिर अगली बार जो होंगे करते हैं एग्जाम, उनके लिए काम आ जाएगा ना भाई, उनको सपोर्ट मिल जाएगी। हमको वरना मिलेंगे कहाँ से यार, हमारे तो एग्जाम चले गए ना, तो हमारे जो पेपर होते थे हम आपको दे देते हैं या फिर ऑनलाइन मिल जाते हैं, कुछ तो वो दे देते हैं। लेकिन ज्यादा बेटर वो रहता है जब मैं आपसे मांगता कि क्या बोलते हैं, आप पढ़ रहे हो, आपको वीडियो चल रही है, तो बस एक छोटा सा काम था कि भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखी होगी अपनी ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी पे या फिर यहाँ पे लिख दूंगा मैं ईमेल आईडी vivekeconomics1@gmail.com के नाम से ईमेल आईडी होगी। वहां पे अगर आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं ना, या फिर जितने भी आपके एग्जाम हो रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन पेपर की वीडियो बना के मेरे को भेज सकते हो तो आप सर बहुत दिल से थैंक यू रहेगा आपके लिए। ठीक है, मैं मानूंगा मेरी वीडियो बनाना बहुत अच्छा, मतलब सफल हो गया। ठीक है भाई, हाँ जी, आपकी थोड़ी हेल्प करवाई हमने, तो इस वजह से थोड़ी सी आप हेल्प हमारे लिए करो, हमारे लिए क्या, आपके आने वाले भाई बहनों के लिए, क्यों आपके क्वेश्चन पेपर भी वो सॉल्व कर पाएंगे ना, और हम जल्दी से जल्दी वीडियो ये भी बना देंगे क्या भाई जो आपका एग्जाम करके आए हो, पेपर करके आए हो, वो किस तरीके का था, मतलब कि क्या क्या लिख के आना था आपको उसमें। ठीक है भाई, हाँ जी, देखते हैं, अगर कर दो तो बहुत अच्छी बात है, ना कर दो कोई बात नहीं भाई, टेंशन मत लो, आराम से देखो वीडियो, आराम से आगे चलते हैं। फिलहाल तो टेक्नोलॉजी ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजी क्या है, ये पहली चीज ईमेल, ठीक है, कि आप ईमेल के थ्रू बना सकते हो। ठीक है भाई जी, यानी कि आप बोल सकते हो कस्टमर से कि ईमेल पे कोई भी सामान होगा तो आप ईमेल पे फॉरवर्ड कर सकते हो, भेज सकते हो। ठीक है भाई, अगली चीज आती है वॉइस मेल, आप वॉइस मेल के थ्रू क्या करते हो, भेज सकते हो आराम से कोई भी चीज, जैसे कि आजकल तो व्हाट्सएप में फीचर आ चुका है ना भाई वॉइस मेल वाला, कि आप वॉइस से भेज सकते हो या फिर फोन पे कर सकते हो आराम से। तो भाई इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई सामान भेज सकते हो या फिर डाटा प्रोवाइड कर सकते हो, किसी भी तरीके से के ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हो वॉइस मेल का। अगली चीज मोबाइल डाटा, जैसे कि इंटरनेट हो गया या फिर क्या बोलते हैं मोबाइल डाटा का यूज कर सकते हो आप, जिसमें भी क्या बोलते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन आपकी बन जाएगी। जैसे मैं मोबाइल डाटा का यूज करके अपनी वीडियो अपलोड करता हूँ और आप लोग देख लेते हो, है ना भाई। हाँ जी, तो इस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो इन तीन चीजों का यूज करके। अब बात करते हैं भाई थोड़ा सा एडवांटेज क्या होती है और लिमिटेशन क्या होती है, आप वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम कर सकते हो और क्या क्या काम दिक्कतें आती है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पहली चीज, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में टाइम सेव होता है, क्योंकि भाई जो फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना उसमें एक ही काम को बार बार करना पड़ता है। जैसे मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो अलग अलग बैच है, तो मेरे को अलग अलग बैच में पढ़ाना पड़ेगा। जैसे 50 बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया, 50 बच्चों को बाद में पढ़ाया, 50 बच्चों को बाद फिर उसके बाद पढ़ाया, तो इस तरीके से थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, अलग अलग बैच होते हैं। ठीक है, उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, केवल एक बार वीडियो बना के डाल दी, वो 50 बच्चे सारे के सारे जितने भी 150-500 बच्चे हैं वो सारे के सारे अपने एक ही बार में देख सकते हैं उस वीडियो को। दूसरी चीज, कॉस्ट इससे बचती है भाई। कॉस्ट कैसे बचती है, खर्चा बच जाता है, क्योंकि मेरे को लाइट वाइट का खर्चा करना पड़ता है और बार बार पेन का इंक का मार का खर्चा होता है। लेकिन यहाँ पे बार बार खर्चा नहीं होना, खाली एक बार वीडियो बना के अपलोड कर दी और वो चलती रहती है, ऐसा नहीं। हाँ जी, तो अगली चीज लेबर बच जाती है। लेबर मतलब ये नहीं है कि कोई मैंने लेबर लगा के, वो नहीं। लेबर मतलब होता है मेहनत, मेहनत बच जाती है कि हमें बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती एक ही चीज के ऊपर, एक बार समझा दिया बच्चे आराम से कर लेंगे वो चीजें।
अगर हाँ जी, तो अगली चीज क्या फायदा होती है, मार्केट बढ़ जाती है आपकी, यानी कि जो मार्केट है ना, अब देखो ऑनलाइन में यही तो फायदा होता है भाई, यहाँ पे होता है तो छोटी सी नीश होती है, थोड़ी सी जगह पे पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन होता है वहां पे ग्लोबलाइजेशन मार्केट खुल जाती है, तो इस वजह से आप ज्यादा मार्केट को टैकल कर सकते हो इसके थ्रू, यानी कि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। आगे चलते हैं, इजी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि बार बार इंटरफेयर करने वाला नहीं होता, या फिर कुछ बच्चे होते हैं ना थोड़े से चुलबुले से होते हैं, मैं कहता हूँ ठीक है, हाँ जी, थोड़े से चुलबुले से होते हैं, जैसे कमेंट बॉक्स में आपको नीचे दिख भी जाएंगे, ठीक है, वो क्या बोलते हैं कुछ अटपटा सा कमेंट करते रहते हैं हर बार, हाँ जी, तो भाई उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि कमेंट करो, क्योंकि यूट्यूब वाले ये तो देखते नहीं कमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव, वो तो खाली फेम्स को देखते हैं भाई, जैसे जैसे कमेंट बढ़ते जाएंगे आपके साथ हमारी हेल्प होती जाएगी, ठीक है, हाँ जी, तो थोड़े से जो चुलबुले से बच्चे होते हैं ना भाई, इजी कम्युनिकेशन, उनसे कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होती है अगर वो वैसे बैठे होते हैं फिजिकली में, लेकिन वैसे होते हैं ऑनलाइन में तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को देखना ही नहीं उन्हें, ठीक है ना भाई, हाँ जी, तो आगे चलते हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन थोड़ा इजी हो जाता है। आगे चलते हैं, लिमिटेशन भाई, लिमिटेशन, दिक्कतें क्या होती हैं जब आप वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में घुस रहे हो, तो पहली चीज फिजिकल इंटरफेरेंस, यानी कि फिजिकल इंटरफेरेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो इस वजह से जो ऑर्डर, जो ट्रांजैक्शन या फिर जो डील में ले पाता था ना, उतना विश्वास नहीं आ पाता। जैसे मान लो अगर आप मेरे से नोट्स परचेज करने आए हो या फिर कोई बुक्स परचेज करने आए हो हमारी वाली, ठीक है, तो फिर क्या बोलते हैं, मैं आपको आराम से बेच सकता था कि भाई आपको पता है कि हम आप क्या लेने आए हो, हम क्या बेचने वाले हैं, हम आपको दिखा सकते थे फिजिकली ये हमारी बुक है, इस तरीके से रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन में ये सब चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती, तो बच्चे जो होते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये जो नोट्स होंगे ये क्या बोलते हैं अच्छे होंगे या फिर नहीं होंगे भैया के, या फिर मेरे काम के आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है, हाँ जी, तो मैं वैसे बता रखा हूं भाई, जो नोट्स होते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, मेरे को पता है जो जो इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से मैंने वो हटा रखे, टॉपिक बहुत छोटे बना रखे हैं ताकि आप पढ़ सको आराम से, इजी टू यूज है लैंग्वेज भी, ठीक है, हाँ जी, आराम से आपको आराम से समझ में आ जाएगा। थोड़ा कलर भी होते हैं भाई नोट्स क्या होता है, ब्लू ब्लू से मेन हेडिंग जो होती है मैंने डाल रखी है अलग से, मतलब समझ में आ जाएगा आपको बेसिकली, ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चे क्या होते हैं वो सोचते हैं ना भैया नोट्स देंगे या फिर नहीं देंगे, मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती है भाई, ठीक है, तो फिजिकल इंटरफेरेंस नहीं हो पाता, इस वजह से क्या होता है कई बार ट्रांजैक्शन क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। मैं सोचता हूं कि मैं इनको क्या ग्रैब कर सकता था इन कस्टमर को, लेकिन भाई नहीं हो पाता, ठीक है भाई, हाँ जी, तो कई लोग विश्वास नहीं होता कई बार किसी चीज पे, कभी कुछ हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रोडक्ट फील, तो जो वो कस्टमर है वो हमारा प्रोडक्ट फील नहीं कर पाते ना, तो इस वजह से वो सोचते हैं 100 रुपए भी इस चीज के काय को देने, यार 100 रुपए मिल रहे हैं खाली पीडीएफ देख के 50 पेज की, आप पढ़ सकते हो पूरी बुक क्या बोलते हैं आराम से, और वो लगभग 60% नंबर आ सकते हैं आपके, 60-70%, अगर खाली नोट्स पढ़ के जाते हो बस, वीडियो देख ली तब तो मान लो भाई 70 से ऊपर ही ऊपर मान लो फिर तो, ठीक है, वीडियो देख ली और नोट्स ले लिया आपने तो फिर 70 से ऊपर ही मान लो फिर तो आपको 80 के आसपास पहुंच जाते हैं फिर तो, हाँ जी। अगला चलते हैं, प्रोडक्ट फील नहीं कर पाते ना, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अगली चीज डिफिकल्ट किसमें, फेस टू फेस कम्युनिकेशन में, क्योंकि हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आती है, मतलब है वही बात, बस इसको बाद 2-3 बार घुमा के दे रखी है, सिंपल ना भाई, आसान था ना, बहुत अच्छे। चालू करते हैं, अच्छा ये वाला टॉपिक बाद में करेंगे, लास्ट टॉपिक है क्योंकि आपका, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक का नाम आता है ग्लोबलाइजेशन। याद है आपको 1991 में जब देश आजाद हुआ था तब हम चलते हैं पीवी नरसिम्हा राव थे, जब पॉलिसी लेके आए थे एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये वो गैस नहीं है भाई जो एलपीजी गैस होती है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उसका एक फीचर था कौन सा, ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर हुआ क्या, इसको बोलते थे हिंदी में, क्या बोलते थे इसे, वैश्वीकरण, ठीक है भाई, हाँ जी, तो इसे बोलते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण के अंदर क्या हुआ गया था, इसमें क्या किया गया, कन्वर्जन ऑफ क्लोज इकोनॉमी इनटू ओपन इकोनॉमी, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी थी पहले वो क्लोज थी, यानी कि हम विदेशों से कोई लेन देन नहीं करेंगे, कोई ट्रांजैक्शन नहीं रखेंगे विदेशों के साथ, लेकिन अब हमारी इकोनॉमी क्या हो गई है, ओपन इकोनॉमी कर दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, यानी कि अब हम क्या बोलते हैं, विदेशों से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या करते हैं, आराम से कर सकते हैं, यानी विदेशों से सामान खरीद सकते हैं, विदेशों को सामान बेच सकते हैं, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। पहले इकोनॉमी जब हमारा देश आजाद हुआ, देखो गुलाम क्यों हुए थे, क्योंकि विदेशी कंपनी हमारे देश में आई थी, सामान बेचने लग गई थी, हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे, तो इस वजह से उन्होंने कब्जा कर लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नाम है, हाँ जी, तो उन्होंने कब्जा कर लिया हम पे सामान बेचने के बहाने से। तो ऐसे ही हम नहीं चाहते थे दोबारा से क्या हो गया, हमारे ऊपर दोबारा कब्जा हो जाए, तो इस वजह से हमने विदेशी कंपनियों को आना ही बंद कर दिया, हमने अपनी इकोनॉमी को बना दिया क्लोज इकोनॉमी। गवर्नमेंट ने सारे सेक्टर्स पे अपना कब्जा कर लिया, यानी सारी चीजों को किसने कंट्रोल कर लिया था, गवर्नमेंट ने, है ना। तो इसी वजह से हमने क्या कर दिया, अपनी इकोनॉमी को ओपन बनाया, ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्लोज इकोनॉमी को किस में बदल दिया हमने, ओपन इकोनॉमी में, यानी कि अपनी इकोनॉमी को खोल दिया पूरी तरीके से। अच्छा, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन के इंपैक्ट क्या पड़े, एम्प्लॉयमेंट, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लग गया, यानी कि विदेशी कंपनी आ रही है तो हमारे देश में सेटअप करेंगी, तो एम्प्लॉय कहां से रखेंगी, अपने देश से थोड़ा लेके आएंगी, बार बार फ्लाइट में आने का खर्चा, जाने का खर्चा लगता नहीं क्या भाई, हाँ जी, तो हमारे देश के एम्प्लॉय को ही क्या बोलते हैं, नौकरी मिलने लग गई, क्योंकि कंपनियां बहुत सारी आ गई। अगला, ट्रेड यूनियन को फायदा मिल गया, क्योंकि जब विदेशी कंपनी आ रही है तो फिर वो कंपटीशन बढ़ा दे रही है, तो इस वजह से ट्रेड यूनियन को फायदा मिल गया, क्योंकि वो बड़ी कंपनियों से क्या कर सकता है, बार्गेनिंग कर सकता है और अपने एम्प्लॉइज के जो रेट है वो बढ़ा सकता है। आसान भाई, हाँ जी, शुक्र थे भाई क्या करें, पी घंटे, सॉरी भाई, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते इनका,
मैं 120 वाली वीडियो में ना भाई 100% नॉइस कैंसिलेशन लगा दूंगा, मगर फिर भी आवाज आती है इनकी, क्या कर सकते हैं। इतनी प्यारी आवाज होती है ना घंटियों की, इतनी प्यारी आवाज होती है ना घंटियों की, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है पूरा माइंड। शुक्र है भाई। हाँ जी, एचआर डेवलपमेंट। एचआर डेवलपमेंट मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखो पहले क्या था, क्या बोलते हैं, हमें अपने क्षेत्र में क्या बोलते हैं जो लोकल एरिया थे उन्हीं के लोगों को क्या करना पड़ता था, डेवलपमेंट करना पड़ता था, या फिर उन्हीं के लोगों को सिखाना पड़ता था। लेकिन अब विदेशी कंपनियां आ रही है तो हमें क्या होता है, विदेशी कंपनियां भी एफर्ट डालती है कि हमारे लोग क्या हो जाए, ट्रेन हो जाए, ताकि हमारे लोगों से वही काम करवा सके। तो अब हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम डेवलपमेंट करें ह्यूमन रिसोर्स का, अब विदेशी कंपनियां भी आती हैं और वो भी जिम्मेदारी बनती है उनकी भी कि वो भी क्या करें, डेवलपमेंट करें, तभी तो वो एम्प्लॉय ले पाएगी बढ़िया क्वालिटी के। आसान है। तो इस वजह से मतलब एचआर डेवलपमेंट क्या हो गया, थोड़ा आसान हो गया। अगला अदर इफेक्ट, और भी बहुत सारे इफेक्ट पड़े ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से विदेशी कंपनी आ रही है तो हमारे देश में भी कंपटीशन बनना चालू हो गया। जैसे पहले गवर्नमेंट जॉब के इंसान जो थे ना वो आराम से बैठे रहते थे, मतलब आजकल भी थोड़े बहुत होते हैं, ठीक है, ज्यादातर नहीं होते भाई, बहुत अच्छी गवर्नमेंट होती है हमारी, बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन थोड़े बहुत होते हैं जिसकी वजह से पूरा नाम बदनाम होता है बाकी चीजों का। तो भाई मैंने देखा था पहले क्या होता था, बहुत ज्यादा लोग थे जो क्या बोलते हैं मिल जाती थी एक बार गवर्नमेंट जॉब, आराम से बैठ के कोई काम नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से टेंशन फ्री होकर बैठे हैं, ठीक है। लेकिन अब विदेशी कंपनी आ चुकी है तो कंपटीशन बढ़ चुका है बहुत तेजी से, ठीक है। जैसे बीएसएनएल की सिम वाले, पहले हर कोई बीएसएनएल यूज करेगा या फिर वो फोन वाली लाइन, मतलब जैसे बोलते थे लैंडलाइन यूज करेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट को फायदा होता था, तो इंप्लॉय आराम से बैठ के काम कर रहे होते थे। लेकिन अब क्या होता है भाई, विदेशी कंपनी आ गई है, विदेशी कंपनियां आई है तो फिर नई नई चीजें लेके आई है, जैसे एप्पल, सैमसंग, ये सब फोन आ गए हैं आराम से, तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ चुका है। तो इस बार वजह से ना जो क्या बोलते हैं गवर्नमेंट भी है वो भी अपने एम्प्लॉयज को कहती है भाई आप भी काम करो, बैठना नहीं आराम से, आपकी भी सॉरी भाई, हाँ जी, आपकी भी बार बार ट्रेनिंग ली जाएगी, आपके बारे में सिखाया जाएगा, जैसे स्कूल्स के अंदर टीचर्स का सेमिनार किया जाता है ताकि वो थोड़े और डेवलप हो पाए बार बार, ठीक है भाई। हाँ जी, तो इस तरीके से अदर इफेक्ट पड़ गए कि अदर तरीके से भी गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय को क्या करना, बेनिफिट प्रोवाइड करना चालू कर दिया। आगे चले भाई। हाँ जी, अगली बात आती है कंपनसेशन, जिससे कंपनसेशन भी क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि भाई कंपटीशन की वजह से जब एम्प्लॉय को अच्छा कंपनसेशन मिलने जाता है ना तभी वो काम करेगा। आसान है। पहले एक ही जॉब होती थी, अगर काम करना है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, लेकिन अब बहुत सारी जॉब्स आ गई हैं विदेशी में, है ना भाई। तो आप किसी भी जगह पे जा सकते हो, इधर अच्छी सैलरी नहीं मिली तो आप उधर चले जाओ, उधर सैलरी मिली तो आप इधर आ जाओ, आसान है ना। हाँ जी, तो कंपनसेशन भी अच्छा मिलने लगी आपको। आगे चलती है, अगली बात आती है भाई इंटरनेशनल एचआरएम। इंटरनेशनल एचआरएम क्या होता है, एचआरएम मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि जो इंसान होता है हमारे पास, जो एम्प्लॉय हैं काम करने वाले, उनको संभालने का काम किसका होता है, एचआरएम का। एक बार वीडियो देख लो भाई, कभी बन ना रही हो तो दिक्कत हो जाए। चलो भाई बन रही है, थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो गई भाई, 22 मिनट की, थोड़ी जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है भाई। हाँ जी, इंटरनेशनल एचआरएम में क्या होता है भाई, यानी कि मान लो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम, हमको मैनेज करना होता है जो हमारे पास रिसोर्सेज, जितने भी इंसान है हमारे पास उनको मैनेज करेंगे। लेकिन इंटरनेशनल एचआरएम क्या होता है, जब बिजनेस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जब बिजनेस बड़ा हो जाता है, एक देश से दूसरे देश पे चला जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप कैसे मैनेज करोगे अपने देश के लोगों को, अपने देश के एम्प्लॉयज को, या फिर जहां पे आपकी ब्रांचें हैं वहां आपके एम्प्लॉयज को, क्योंकि हर किसी का मैनेजमेंट का तरीका अलग होता है ना। हाँ जी, तो पूरे देश में जितने भी लोग हैं उनको मैनेजमेंट करना होता है, उतने एम्प्लॉयज को मैनेज करना होता है। तो क्या किया जाए, वो सब किसमें सीखेंगे, एचआरएम में। तो समझिए भाई ध्यान से क्या होता है इंटरनेशनल एचआरएम। इट इन्वॉल्व्स द मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन द 3 नेशन कंट्रीज, यानी कि हमें 3 देशों में पाए जाने वाले जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका मैनेजमेंट करना है। वो 3 देश कौन से हैं, पहला होम कंट्री, होम कंट्री मतलब जहां पे हमारी ब्रांच सेटअप है, जहां से हम एम्प्लॉय उठा रहे हैं वो वाली जगह, आसान भाई। दूसरा होस्ट कंट्री, होस्ट कंट्री मतलब जहां पे हमने सब्सिडरी ब्रांच खोल रखी है, यानी हमारी दूसरी ब्रांचें जहां पे जिस देश में है वहां से भी तो हम एम्प्लॉय उठा सकते हैं ना। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बिजनेस खोला, तो मेरी बिजनेस कहां पे है, इंडिया के अंदर है, तो मैं इंडिया से एम्प्लॉय लूंगा। लेकिन अब मेरा बिजनेस कहां पे जा रहा है, विदेशों में जा रहा है, तो क्या इंडिया के लोगों को मैं विदेशों में ले जाऊंगा, नहीं, मैं वहीं की ब्रांच से वहीं के लोग उठा लूंगा और बोलूंगा आप काम कर लो हमारे बिजनेस के अंदर, आसान है ना। तो पहली हमारी कंट्री हो गई होम कंट्री इंडिया, दूसरा मेरी ब्रांच कहां पे, मान लो अमेरिका में भी है और चाइना में भी है, तो दोनों जगह से मैं एम्प्लॉय उठा रहा हूं अपनी उसके अंदर काम करने के लिए, तो उसे बोलते हैं होस्ट कंट्री। अगली आती है थर्ड कंट्री। थर्ड कंट्री मतलब कोई विदेशों से, मतलब कि कोई क्या बोलते हैं म्यांमार से या फिर कोई बांग्लादेश से वहां पे गया हुआ था काम करने के लिए अमेरिका के अंदर, और मैंने वहीं से उसे उठा के रख लिया, ठीक है भाई। हाँ जी, तो मैंने एम्प्लॉय कहां से हायर किया, म्यांमार से या फिर बांग्लादेश से, ऐसी कंट्रीज से। तो इन तीनों कंट्रियों से जितने भी क्या बोलते हैं एम्प्लॉय हायर होते हैं उनका मैनेजमेंट करना ही क्या कहलाता है, इंटरनेशनल एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है भाई। अब भाई इंटरनेशनल एचआरएम और एचआरएम में डिफरेंस क्या है, ये डोमेस्टिक वाला एचआरएम है, कौन सा, डोमेस्टिक एचआरएम, और इंटरनेशनल एचआरएम में डिफरेंस क्या है। पहला, इंटरनेशनल एचआरएम का जो एरिया होता है वो थोड़ा सा ब्रॉडर होता है, बड़े लेवल पे हमें लोगों का मैनेजमेंट करना पड़ता है क्योंकि अलग अलग देश के लोग इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं।
लेकिन यहाँ पे एरिया क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, छोटे लेवल पे एचआरएम करना होता है, छोटे लेवल पे समझाना पड़ता है लोगों को भाई, क्योंकि हमें पता है इंडिया के लोग हैं तो वो हिंदी भाषा तो जानते ही होंगे आराम से, तो मैं उन्हें समझा दूंगा हिंदी भाषा में कि भाई ऐसे ऐसे काम करना है, आसान है। अच्छा, लेकिन वहां पे अलग अलग लैंग्वेज होगी तो समझाने के लिए भी अलग अलग मेथड यूज करने पड़ते हैं, कोई बांग्लादेश से आया हुआ है, कोई केरला से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है, तो समझाने के लिए भी अलग अलग लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है, इसलिए एरिया क्या होता है यहाँ पे ब्रॉडर होता है, यहाँ पे क्या होता है नैरो। आगे चलते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल एचआरएम को अफेक्ट करेंगे और डोमेस्टिक एचआरएम को अफेक्ट करेंगे। देखो केवल इंटरनेशनल मतलब कि जो डोमेस्टिक एचआरएम है उसको केवल अफेक्ट करेगा इंटरनल फैक्टर यानी अंदर के फैक्टर, क्योंकि बाहर से तो हमें लेना नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोनों फैक्टर अफेक्ट करते हैं, अंदर वाले भी और बाहर वाले भी। अंदर वाले फैक्टर्स की वजह से एम्प्लॉइज की वजह से भी दिक्कत भी हो सकती है, और बाहर वाले फैक्टर्स की वजह से यानी कि बाहर वाले एम्प्लॉइज की वजह से भी क्या हो सकती है, दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि जो कल्चर होता है ना वो डिपेंड करता है, क्योंकि कल्चर किसी का कोई सा होता है, किसी का कल्चर कोई सा होता है, तो कल्चर के हिसाब से भी क्या हो सकते हैं यहाँ पे दिक्कतें हो सकती हैं। तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों अफेक्ट करते हैं इंटरनेशनल एचआरएम को। आगे चलते हैं भाई, वर्कफोर्स, तो वर्कफोर्स को संभालना यानी कि लोगों से काम करवाना कैसा होता है, तो यहाँ पे किस तरह के लोग काम करते हैं। जो इंटरनेशनल एचआरएम है यहाँ पे डिफरेंट कल्चर के लोग काम करते हैं, लेकिन डोमेस्टिक एचआरएम के अंदर क्या होते हैं, होम कंट्री के यानी हमारे देश के लोग काम कर रहे होते हैं। रिस्क यहाँ पे थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है और यहाँ पे रिस्क क्या होता है कम, क्योंकि यहाँ पे हमारे देश के लोग होते हैं, हम आराम से समझ सकते हैं उन्हें, लेकिन यहाँ पे रिस्क क्या होता है ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग हैं तो हम ठीक से समझ नहीं पाते क्या कहना चाहते हैं वो लोग, क्या समझना चाहते हैं, किस तरीके से काम करेंगे। आगे चले भाई, हाँ जी, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट, हम विदेशी लोगों को अपनी कंपनियों में कैसे भर्ती करें, ठीक है, कौन से तरीके हैं भर्ती करने के लिए। पहला है इथोसेंट्रिक अप्रोच। इथोसेंट्रिक अप्रोच क्या होती है, इथनोसेंट्रिक अप्रोच क्या होती है, होम फील्ड, यानी कि इथनोसेंट्रिक अप्रोच क्या होती है, मेरी ब्रांचेस मान लो अलग अलग देशों में, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एम्प्लॉइज अपने देश से हायर करता हूं और उनको अलग अलग ब्रांचेस में जो अपने अलग अलग देश है ना वहां पे पहुंचाता हूं। यानी कि आप कहीं पे भी देख लो जो ब्रांचेस होगी हल्दीराम की, जैसे मान लो मेरी कंपनी एक हल्दीराम है, तो वहां पे जितनी भी ब्रांचेस हैं अलग अलग देशों में, वहां पे काम करने वाले एम्प्लॉइज अगर मेरे ही देश से हैं यानी कि इंडिया के ही एम्प्लॉय हैं, तो इसको बोलते हैं इथनोसेंट्रिक अप्रोच। आसान है, यानी कि सभी जगह पे जितनी भी ब्रांचेस हैं वहां पे काम करने वाले एम्प्लॉय भी कहां के होंगे, वो भी एक ही देश के होंगे जहां की वो ब्रांच है, तो इसको बोलते हैं इथनोसेंट्रिक अप्रोच, जहां पे होम फील्ड से लिया जाता है, यानी जहां पे आपका एक्चुअल में कंपनी है जहां की, वहीं से आप चलते हैं एम्प्लॉय हायर करते हो। अगला आता है भाई पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। पॉलीसेंट्रिक अप्रोच क्या होता है, जो हेड ऑफिस होता है ना, जो मेन ब्रांच होती है, वहां पे तो होम पेज के मतलब कि घर के ही लोग होंगे, यानी एक देश उसी देश के लोग होंगे जहां पे क्या बोलते हैं हेड ऑफिस है, लेकिन जो फॉरेन ब्रांच है वहां पे हम जहां पे वो फॉरेन ब्रांच शिफ्ट है वहीं के लोग उठाएंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं ये इंडिया और यहाँ पे मेरी एक ब्रांच है, और मतलब ब्रांच नहीं है, हेड ऑफिस है, मैंने यहीं पे बिजनेस चालू किया, ठीक है, और मेरी एक ब्रांच अमेरिका में भी है और मेरी एक ब्रांच स्विट्जरलैंड में भी है, तो अमेरिका और स्विट्जरलैंड में ब्रांच है। तो अगर मैं इथनोसेंट्रिक की बात करूं तो वो कहता है यहाँ पे और यहाँ पे कोई सा भी आपको कंपनी हो, आपको कहां पे लेने पड़ेंगे, इंडिया के एम्प्लॉय लेने पड़ेंगे। अगला पॉलीसेंट्रिक अप्रोच कहता है जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस में तो इंडिया के एम्प्लॉय काम करेंगे, लेकिन इन दोनों में जहां पे ये जगह है ना वहां के लोग काम करेंगे, जैसे अमेरिका में अमेरिका के लोग काम करेंगे और स्विट्जरलैंड में स्विट्जरलैंड के लोग काम करेंगे। आसान भाई, हाँ जी, यानी कि होम और हेड ऑफिस में होम के लोग यानी घर के लोग काम करेंगे, और फॉरेन सब्सिडरीज में कौन काम करेगा, होस्ट जो वहां से आए हैं, ठीक है। अगला आता है जियोसेंट्रिक अप्रोच। जियोसेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है, हम पूरे विश्व में देखेंगे जो बेस्ट होगा हमारे उसके कंपनी के लिए, उससे काम करवाएंगे, जैसे गूगल करता है, गूगल यूज करता है जियोसेंट्रिक अप्रोच, यानी कि पूरे विश्व में सबसे बेस्ट इंप्लॉय जो होते हैं उनको हायर करता है, तो इसलिए बोलते हैं भाई ग्लोबलाइजेशन में ये क्या होना चाहिए, सॉरी भाई ग्लोबल ही क्या होने चाहिए, वो बेस्ट होने चाहिए। आसान है, GLOBAL, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। हाँ जी, आगे चलते हैं। अगला आता है रीजनोसेंट्रिक अप्रोच। रीजनोसेंट्रिक अप्रोच क्या होता है, हम रीजन के हिसाब से क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे लोगों को, जैसे कि ना यहाँ पे हेड ऑफिस में भी कौन होंगे, होम, यानी कि यहाँ पे हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस में भी कौन है, इंडिया के लोग, लेकिन जो फॉरेन सब्सिडरीज है इन पे, यानी कि इन पे इंडिया के लोग भी हो सकते हैं और फॉरेन लोग भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है रीजन पे उनके, ठीक है भाई, यानी किसी भी तरीके से लोग हायर कर सकते हैं, आप चाहे तो। हाँ भाई, शुक्र है। फिर तो टॉपिक आते हैं वापस से इस टॉपिक पे, ठीक है भाई। जो मैंने वीडियो चेक करी भाई, वैसे पढ़ा चुका हूँ पूरी, लेकिन भाई दिक्कत वाली बात क्या है, जब मैंने चेक किया तो स्टोरेज भर चुकी थी, तो इस वजह से दोबारा पढ़ाने चालू हूँ, ठीक है भाई। ये सारी लाइनें दिख रही है ना भाई, ये पढ़ चुके हैं हम सारे के सारे, दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो लास्ट टॉपिक जब मैंने चेक किया तो यहाँ तक हमारी वीडियो बन चुकी थी, इसके बाद ही चेक करते हैं, चालू करते हैं, ठीक है। बात आता है इंटरनेशनल
सिलेक्शन। अब इंटरनेशनल सिलेक्शन कैसे किया जाए? अगर आपको विदेशों में, ठीक है, अगर आपको सिलेक्ट करने हैं एम्प्लॉइज, अच्छे एम्प्लॉइज, तो कहां से सिलेक्ट करेंगे भाई? उनका टेस्ट लेके। टेस्ट आप जो बनाओगे वो किसके बेस पे होना चाहिए? नॉलेज के बेस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे, एटीट्यूड के बेसिस पे, हर चीज के बेस पे आपको जिस तरीके से एम्प्लॉइज हायर करने हैं आप उस तरीके का टेस्ट बना के उस एम्प्लॉय को क्या करते हो? हायर करते हो। इसके अलावा बहुत मुश्किल होता है कोई दूसरा मेथड यूज करना एम्प्लॉय हायर करने के लिए, ठीक है भाई। हाँ जी, अगली चीज आती है इंटरनेशनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर आप विदेशों में एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करवाते हो या फिर डेवलपमेंट करवाते हो तो उससे क्या फायदा मिलेगा आपको और आपके एम्प्लॉयज को, ठीक है। तो पहला फायदा, फोकस ऑन इंपैक्ट ऑन कल्चरल डिफरेंस, यानी कि जो कल्चर डिफरेंस होता है ना, आपको पता है इंटरनेशनल आप एम्प्लॉय ले रहे हो, यानी कि विदेशों से आप एम्प्लॉय हायर कर रहे हो, तो वहां पे दिक्कतें क्या होती हैं? सबके कल्चर अलग अलग होते हैं। जो काम करने वाले एम्प्लॉय है वो किसी देश के कल्चर को, किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है कल्चर को, आसान है ना। तो कल्चर डिफरेंस जो होते हैं ना भाई, उनसे ना क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय होता है या फिर जो क्या बोलते हैं बिजनेस होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है उस पर, ठीक है भाई। हाँ जी, तो अगर आप इंपैक्ट को ना कम कर सकते हो, ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े कल्चरल डिफरेंस का एम्प्लॉय पे, हमारे प्रोडक्शन पे ध्यान दे, तो इस वजह से आप क्या करते हो? उन्हें ट्रेनिंग दिलवा सकते हो, उनका डेवलपमेंट करवा सकते हो। आसान है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से कल्चरल डिफरेंस जो हो सकता है वो कम हो सकता है, उसका इंपैक्ट क्या होगा? कम पड़ेगा। आगे चलते हैं, फोकस ऑन एटीट्यूड्स एंड एम्स। जो आपका एम्प्लॉय का एटीट्यूड्स है या फिर वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उसके एटीट्यूड पे, और जो उनका एम है, लक्ष्य है, गोल्स है, उस पे आप क्या कर सकते हो? फोकस कर सकते हो कि भाई हमारा एम ऐसा होना चाहिए, ऐसे हमारे काम करने होने चाहिए, ठीक है। हाँ जी, और जितने भी दिक्कतें हैं ना, यानी कि जितने भी एटीट्यूड्स हैं वो ऐसे होने चाहिए, यानी आपको इस तरीके से बात करनी है अपने कस्टमर से, वो आप सिखा सकते हो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के थ्रू। आगे चलते हैं, उससे और क्या फायदे मिलेंगे? नॉलेज फॉर अचीविंग टारगेट। टारगेट को अचीव करने का क्या मिलेगा आपको? नॉलेज मिलेगा कि किस तरीके से आप टारगेट्स को अचीव करोगे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बाद, और आपकी स्किल्स और बढ़ जाती हैं। आसान है, ये फायदे हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करवाने के लिए, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल कंपनसेशन क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। आप किस तरीके से कंपनसेशन प्रोवाइड करोगे अपने एम्प्लॉयज को, उसके बारे में सीखते हैं। तो दो तरीके के कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए, पहला फर्स्ट पे और दूसरा कॉस्ट ऑफ लिविंग के बेसिस पे। फर्स्ट पे क्या होता है? फर्स्ट पे मतलब क्या होता है? जैसे कि जो एम्प्लॉय काम कर रहा है आपके लिए, उसको सीधा आप उसकी पेमेंट दे दो, सैलरी दे दो, यानी कि बिना ईएसआई, बिना पीएफ काटे पूरी फर्स्ट पे जो सैलरी होनी चाहिए वो थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए बाकी पेमेंट से। मतलब बाकी एम्प्लॉय जितने भी आपके कंपटीटर है उनसे थोड़ी सी ज्यादा दो सैलरी, आप उसे बोलते हैं फर्स्ट पे। आसान है, हाँ जी। दूसरा, कॉस्ट ऑफ लिविंग बेस पे। अगर आप क्या बोलते हैं किसी को हायर करना चाहते हो एम्प्लॉय को, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बेस पे अलग अलग शहरों में, अलग फिर अलग अलग देशों में ना कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पे इंडिया के अंदर कोई अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो 30-40 हजार में अपना खर्चा चला लेगा, लेकिन वहीं पे अगर आप कोई अमेरिका में एम्प्लॉय काम कर रहा है तो फिर उसको खर्चा थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि वहां पे चीजें थोड़ी महंगी है, ठीक है। हाँ जी, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के बेसिस पे जिसका एरिया थोड़ा महंगा पड़ता है तो उसको ज्यादा सैलरी दो, और जिसका एरिया थोड़ा कम पड़ता है या फिर सस्ता पड़ता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, तो उसको कम सैलरी प्रोवाइड कर सकते हो आप आराम से, ठीक है भाई। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ लिविंग बेसिस पे की भी आप क्या करते हो भाई, इंटरनेशनल एम्प्लॉय हायर करते हो। तो ज्यादातर वर्कर जो होते हैं कंपनी वाले वो इसको यूज करते हैं, इस मेथड को, कॉस्ट ऑफ लिविंग मेथड को, इसकी बजाय, ठीक है। हाँ जी, जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था भाई, परचेजिंग पावर, ठीक है। मैं परचेजिंग पावर पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह खर्चा कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इंडिया के अंदर अगर आप 20-30 हजार रुपए लो तो फिर आप पूरा महीने का खर्चा चल जाएगा आपका आराम से, ठीक ठाक तरीके से। लेकिन वहीं पे विदेशों में परचेजिंग पावर डिपेंड करती है, थोड़ी ज्यादा है वहां पे परचेजिंग पावर। मैं डॉलर की वैल्यू नहीं कर रहा, डॉलर के हिसाब से चलते परचेजिंग पावर का कोई लेना देना ही नहीं है। वैसे अगर चेक किया जाए कि $1 कितने का है तो पता चलेगा हमारे 80 रुपए का है, यानी कि उनके 80 रुपए हमारे $1 के बराबर है। लेकिन जब परचेजिंग पावर की बात आती है तो ऐसा नहीं होता भाई। परचेजिंग पावर के हिसाब से माना जाए तो फिर क्या बोलते हैं, $1 जो है, मतलब ₹1 जो है वो किसके बराबर है, मतलब सॉरी $1 जो है वो कितने के बराबर है, 33 या 34 रुपए के बराबर है। आसान है, हाँ जी। तो परचेजिंग पावर पे डिपेंड करता है मेन चीज, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उस पे, ठीक है, कि आप कितनी सैलरी दोगे। आगे चलते हैं, सैलरी देने से फायदे क्या होंगे। पहली चीज, अट्रैक्ट होंगे, रिटेन टैलेंट। जो हमारे पास टैलेंट, मतलब जो हमारे पास एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वैसे ही टैलेंटेड एम्प्लॉय क्या होंगे, वो और अट्रैक्ट होंगे। यानी कि मेरे को भी ऐसी स्किल आती है, तेरे को इतनी सैलरी तो मिल रही है तो मेरे को भी इतनी सैलरी मिल सकती है आपकी कंपनी के अंदर, है ना। हाँ जी, तो जो हमारे जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके अंदर जो क्वालिफिकेशन है, जो क्वालिटी है, वही सेम क्वालिटी वाले जितने भी एम्प्लॉय हैं वो अट्रैक्ट होंगे कि भाई इतनी टैलेंट पे, इतनी क्वालिटी के साथ आपको इतनी सैलरी मिल जा रही है। हाँ जी, मेरे को भी जाना चाहिए इस कंपनी के अंदर। तो अगली चीज, एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलता है और फेयर और इक्विटेबल होता है, इक्विटेबल होता है। यानी कि जैसे सैलरी देते हैं हम, सैलरी से मोटिवेशन मिलता है हर किसी को, मेरे को भी मिलता है सैलरी से मोटिवेशन, है ना। जब आप नोट्स खरीदते हो तो फिर मेरे को अच्छा लगता है, जब आप नीचे कमेंट करते हो तो फिर मेरे को मोटिवेशन मिलता है, हाँ भाई अच्छे कमेंट आ रहे हैं। फिलहाल तो सैलरी से मोटिवेशन मिलता है। और दूसरी चीज, फेयर और इक्विटेबल लगता है कि आपने जो उनसे काम करवाया उसके बदले में हमने उनको क्या दे दिया, कंपनसेशन दे दिया उनका। हाँ जी, तो उनके लिए भी ठीक होता है भाई, इतना काम किया तो इतना कंपनसेशन मिल गया इन्हें,
ठीक है, इक्विटेबल होता है उनके लिए, फेयर होता है कि उनके साथ हाँ ठीक हो रहा है। अब ये नहीं हो रहा कि उनको काम करवाए जा रहे हैं, कंपनसेशन सैलरी नहीं दे रहे। ठीक है भाई, हाँ जी। अगला वर्ड आता है लास्ट, जिसको बोलते हैं रिपाट्रिएशन। रिपाट्रिएशन क्या होता है भाई? रिपेट्रिएशन होता है मतलब द रिटर्न ऑफ समवन टू देयर ओन कंट्री। जो एम्प्लॉइज हैं वो क्या बोलते हैं अपने घर पे वापस जाना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं रिपाट्रिएशन। आसान है, कुछ एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं जो कंपनी उनको अच्छी लग रही, वो चाहते हैं कि अपने घर पे वापस चले जाएं, यानी हमारी कंपनी छोड़ के जाना चाहते हैं कोई अगर एम्प्लॉय, तो उसको बोलते हैं रिपाट्रिएशन। आसान है, ये केवल एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि कोई एम्प्लॉय जो दिक्कत में आ रहा है और वो अपने घर पे वापस जाना चाहता है, तो कहां पे इजी होगा जाना, उसको बोलते हैं रिपाट्रिएशन। आसान है, हाँ जी। और ये वर्ड आपका काम आएगा जब आप एक डिफरेंस करोगे। डिफरेंस कौन सा, मैं वीडियो के लास्ट में क्या बोलते हैं मतलब फोटो खींच के लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे लिखने में जगह नहीं बची थी। ठीक है, हाँ जी, तो मैं एक फोटो खींच के लगा दूंगा आपके लिए फटाफट से, और लास्ट में जैसी वीडियो खत्म होगी उसके बाद लगी होगी फोटो। ठीक है भाई, हाँ जी। तो क्या बोलते हैं रिपाट्रिएशन वहां पे काम आएगा आपके लिए, और वो क्या होगा, एक डिफरेंस होगा। दो तरीके से सैलरी आप प्रोवाइड कर सकते हो अपने वर्कर्स को दो तरीके से सैलरी प्रोवाइड कर सकते हो। पहला जो सैलरी होगा या फिर जो पहला जो कंपनसेशन होगा वो होता है बैलेंस शीट के बेसिस पे, बैलेंस शीट अप्रोच से, यानी जितना एम्प्लॉय ने काम किया आप उतना उसको कंपनसेशन दे रहे हो, उसको बोलते हैं बैलेंस शीट अप्रोच। जितनी हमारी एसेट बढ़ा रहा है वो हम उतनी ही उसे क्या दे रहे हैं, सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं। आसान भाई, इसको बोलते हैं बैलेंस शीट अप्रोच। आसान भाई इतना, हाँ जी ठीक है। दूसरा होता है मार्केट रेट अप्रोच। मार्केट के अंदर जो भी रेट चल रहा है, जिस रेट पे एम्प्लॉय को हायर किया जा रहा है, हम उसको वो रेट प्रोवाइड करें, इसको बोलते हैं मार्केट रेट अप्रोच। आसान है, इसके अंदर जो मार्केट के अंदर रेट चल रहा होगा हम वो रेट उसको प्रोवाइड कर देते हैं। तो दो तरीके हैं, बैलेंस शीट अप्रोच और मार्केट रेट अप्रोच। कौन सा पहले बेस्ट तरीका है आपके लिए, वो आप अगर डिसाइड करना चाहते हो तो वो आपको फोटो देखनी पड़ेगी, वहां पे आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज मिल जाएंगे। ठीक है, आप आराम से कल देख सकते हो, वहां पे वर्ड आएगा एक रिपेट्रिएशन। रिपेट्रिएशन मतलब क्या होगा कि क्या बोलते हैं, कोई अगर एम्प्लॉय अपने घर वापस जाना चाहता है तो उसको बोलते हैं रिपेट्रिएशन। तो कहां पे इजी होता है, मार्केट रेट पे, या फिर आप जब हायर करते हो कौन से बेस पे, बैलेंस शीट बेसिस पे। ठीक है भाई, हाँ जी। यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म होती है, पूरे चैप्टर खत्म हो गया। अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है भाई, हाँ जी। और भाई अगली ही वीडियो आज ही आ जाएगी, तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, तो आप आराम से देख सकते हो। कल आपका एग्जाम है, बहुत अच्छे, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है भाई, हाँ जी। और जिसने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रखा है भाई वीडियो को, बहुत से भाई दिल से थैंक यू है, कलेजे गुर्दो फेफड़ों से थैंक यू है। ठीक है, और जिसने नहीं किया आराम से कर ले भाई, कोई दिक्कत आती है, आप भी हो हम भी हैं, मिलते हैं आपके एग्जाम्स के बाद। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बहुत अच्छे। ठीक है भाई, और सच में बता रहा हूँ भाई, अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हो। ठीक है, हाँ जी। और क्या बोलते हैं, मेरा जो चैनल है सर उसको भी सब्सक्राइब कर देना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा हुआ, विवेक मिश्रा इकोनॉमिक्स के नाम से, या फिर आपको मिल जाएगा। मेन जो वीडियो है पहले उस पर आती है, फिर इस पे आती है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी आपकी, ठीक है, बाकी आपकी इच्छा। और ठीक है भाई, तो आज की व्यवस्था नहीं, मिलते कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। मेरे को पता है भाई आप लोगों को, क्योंकि आपको एंड तक जाना है, तो इस वजह से मैं थोड़ा फुटेज खा रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, थोड़ा बहुत टाइम बढ़ जाएगा मेरा, और क्या वजह से था। चलो ठीक है भाई, तो आज की व्यवस्था नहीं, मिलते कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, और टाटा बाय बाय।